अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा है, जो कि वेक्टर्स है। और इसका एक लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुका है जिसका टाइटल जो है वो हेड टू टेल रूल, और साथ ही रिप्रेजेंटेशन थी और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी वेक्टर्स की। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आगे आपको फ़िज़िक्स के अंदर तंग करता रहेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर भी आएगा और डीपली आप लोग जो है इसको स्टडी करोगे। तो अगर यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया इसको तो फर्स्ट ईयर में कोई परेशानी नहीं होगी। और फर्स्ट ईयर के अलावा भी आगे वेक्टर्स, चूँकि ये जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को फ़िज़िक्स के अंदर काफ़ी जगहों पे, मतलब हर जगह पे स्टडी किया जाता है। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ताकि आपको वेक्टर्स जो हैं वो समझ में आ जाएं और आपको उनको ऐड करना और स्प्लिट करना, या उनको किस तरह से हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं या किस तरह से जो है उनको हैंडल करते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है। और ये जो है आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। वैसे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में देने के लिए, लेकिन चूँकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो जो थे टॉपिक वो इम्पोर्टेंट थे। बाकी अगर आपको इसके अलावा और मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बुक जो है वो रीड करें, बुक को स्टडी करें। बुक के अंदर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो होती है, लेकिन हम उसको स्टडी करते ही नहीं है। जो टेक्स्ट बुक है आपकी, गाइड बुक नहीं, गाइड बुक में तो वो हलवा बना के दिया हुआ होता है आपको, गाइड बुक नोट्स की तरह है। टेक्स्ट बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन इसकी जो है इसकी दी हुई है। अगर ये भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप वहाँ से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, उसको स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है? सबसे पहले तो जो लफ्ज़ रिजॉल्व या रेजोल्यूशन है, ये रिजॉल्व से निकला है। और रिजॉल्व का मतलब कि किसी चीज़ का रिजॉल्व हो जाना, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर यानी कि वेक्टर का टूट जाना इनटू इट्स कंपोनेंट। और कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वो दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, जो कि एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। अब रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ी सी तमीज़ बांधते हैं, थोड़ा सा इंट्रो जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक्सिस हमने पिछले लेक्चर के अंदर शायद पढ़ लिए थे कि तीन तरह के एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, जिनको रेफरेंस एक्सिस भी कहा जाता है। और मैट्रिक के अंदर सिर्फ हम लोग दो एक्सिस को जो है डिस्कस करेंगे, जो कि एक्स और वाई है। वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस को शो करती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को शो करती है। और हम वेक्टर्स को इन रेफरेंस एक्सिस के ऊपर भी रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं। ये भी हमने उसी के अंदर एक एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक एग्जांपल के अंदर देखा था। और वो ग्रास ऊपर वाली कि फोर्स जो है वो लगा रही है और 30 डिग्री के एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ उस ग्रास मूवर का। और उसको, उस फोर्स को जो है, या उस जो वेक्टर है फोर्स, उसको हमने फिर ड्रॉ किया था एक्स और वाई बना के। वाई जो एक्स एक्सिस थी उसको ग्राउंड बता दिया था, तो 30 डिग्री का जो है वो एंगल बना रही थी। अच्छा, अब एक्सिस तो समझ में आ गई कि एक्स और वाई होते हैं और इसके ऊपर क्या बोलते हैं, फोर्स लग रही होती है। अब जो ये फोर्स हमने ड्रॉ की थी, ये फोर्स है, इसको ड्रॉ किया हमने और 30 डिग्री का ये जो है वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो फोर्स है, बताओ ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही है या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही है? या मतलब अगर ख़ुद भी इसको हम लोग सोचें तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट ये, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं यूँ लगा रहे हैं, यूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यूँ क्यों नहीं जा रहा, बल्कि ये क्या क्या कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। अब चूँकि यहाँ पे वेट की फोर्स भी है जो कि इसको अफेक्ट कर रही है। इस एग्जांपल को छोड़ के एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और वो इस तरह से जो है मूव कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए अब कि ये जो बंदा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अब ये जो हमने लिया है मोशन, उसके लिए वो वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो कि एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ।
तो आपसे ये पूछा जाए कि ये जो बंदा जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बताओ ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में? तो यकीनन जवाब यही होगा कि ये दोनों जो डिस्टेंस है साइमल्टेनियसली कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस वाला भी और वाई एक्सिस वाला भी। मतलब ये कि ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है, इसका कुछ पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे भी आ रहा होगा और कुछ पार्ट जो है वो वाई एक्सिस पे भी आ रहा होगा। तो ये जो वेक्टर है वेलोसिटी का या फिर फोर्स का, ये कोई भी ऐसा वेक्टर जो एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ, ये स्प्लिट होता है अपने कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कहलाते हैं। और वही उसी की डेरिवेशन या उन कंपोनेंट्स को किस तरह से हम लोग निकालेंगे, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम उनको निकालेंगे, और इसके अलावा जो डायरेक्शन होती है वो निकालने का भी, मतलब पूरे जो है 3-4 फार्मूले जो हैं वो बन के आ जाएंगे हमारे पास। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले चूँकि ये सारी जो इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और फिज़िक्स आधे से ज़्यादा है ही मैथमेटिक्स। फिज़िक्स जो है, इसको मैथमेटिक्स बोलो या मैथमेटिक्स को फिज़िक्स बोलो, एक ही बात है। फिज़िक्स के अंदर थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब आधी जो है फिज़िक्स मैथमेटिक्स ही है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने से पहले एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, उसके कुछ क्या बोलते हैं फंक्शंस हैं, वो हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे ताकि जो है आगे में डेरिवेशन जो है समझ आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेसिकली? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल्स की स्टडी को कहा जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। और ट्रायंगल बहुत सी किस्म के होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, और बहुत सारे और भी होते हैं। तो उनमें से जो हम लोग ट्रायंगल स्टडी करेंगे वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी कि दो जो साइड्स हों वो परपेंडिकुलर हो, यूँ परपेंडिकुलर हो, यूँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा कि जो ट्रायंगल है वो सामने बना हुआ है ABC। इसमें जो AB और C वाला एंगल है, यानी कि B पे जो एंगल बना हुआ वो 90 डिग्री का है। और इस तरह का जो एंगल ट्रायंगल होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग समझेंगे। ये तो जो एंगल होता है 90 डिग्री का, इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, और बाकी जो एंगल होते हैं वो सिंपली एंगल होते हैं। ए पे भी एंगल बन रहा है और सी पे भी कोई एंगल बन रहा है। अच्छा, जो साइड्स हैं, अब 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड है, मतलब ये 90 डिग्री है और इसके अपोजिट जो ये वाली साइड होगी, ये वाली, ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है वो ये तो या सबसे लंबी जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो हमें एंगल गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे ए पे एंगल जो है वो दिया हुआ है हमें, तो एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर की है। अगर एंगल हम लोग इसको सपोज कर रहे हैं, ए वाली एंगल को सपोज कर रहे हैं, तो एंगल के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है, या मतलब उसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और इसके जो एडजेसेंट या जो आखिरी साइड बन जाएगी वो बेस कहलाएगी। लेकिन अगर एंगल हम लोग चेंज करें, अगर हम लोग कंसीडर करें सी वाला एंगल, तो फिर परपेंडिकुलर जो है वो ए बी बन जाएगा, यानी कि उसके अपोजिट साइड, और जो बेस होगी वो इसकी ये वाली बन जाएगी। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो ए को कर रहे हैं। तो ए को अगर एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो इसके एडजेसेंट साइड है या जो इसके साथ वाली साइड है वो जो है वो बेस कहलाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मौजूद होती हैं। अब हम असल चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि आगे हम लोग डेरिवेशन के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। और वो फंक्शंस जो हैं वो हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ये शायद आपने पढ़े हुए भी हों बचपन में। तो ये क्या होते हैं बेसिकली? साइन क्या होता है, ये साइन थीटा क्या होता है? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो होता है। यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने मौजूद था, इसमें जो परपेंडिकुलर है यानी कि सी और बी या बी सी, इसको अगर हम लोग डिवाइड करवाएं ए सी के साथ, मतलब ये कि बी सी की जितनी भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर बी सी की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, और जो ए सी की लेंथ है यानी कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है वो अगर 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर का है,
तो जब हम लोग 4 को 10 से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि BC लेंथ को AC लेंथ के साथ डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ये जो साइन थीटा आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा कहलाएगी। मतलब ये कि ये रेशियो है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये बेसिकली रेशियोज़ हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। इसी तरह बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो इसको हम कोस थीटा बोलते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो इसको हम लोग टेंजेंट थीटा बोलते हैं। अभी काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या मतलब खिचड़ी बन रही होगी दिमाग में। तो आगे जब आप लोग यूज़ भी करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको याद करने के जो है काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, हर टीचर जो है अपना अपना बताता है। दो जो हैं वो काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी जो है वो बताते भी हैं टीचर्स, जिनके ज़रिए से हम लोग इनको याद भी कर सकते हैं। तो याद इस तरह से करना है कि जो पहला इनका अल्फ़ाबेट है, जैसे साइन का पहला S है, परपेंडिकुलर का पहला P है, और नीचे हाइपोटेन्यूज है उसके तो उसका H है। तो इनकी एक शॉर्ट एब्रीविएशन या शॉर्ट वर्डिंग बना लो। सबसे पहले तो S इज़ इक्वल्स टू P अपॉन H, और C इज़ इक्वल्स टू B अपॉन H, और T इज़ इक्वल्स टू क्या है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग याद करेंगे? एक इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस सा बनाया हुआ हमने कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब जो पहला इनका जो अल्फ़ाबेट है वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को, और सम पीपल का जो P है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैव, सम पीपल हैव का जो H है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आगे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इससे आप लोग जो है ये रेशियो जो हैं वो याद कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और एब्रीविएशन भी है, वो आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे सोफ़े पर है चादर बिछी हुई, तारिक पैर बचा। सोफ़े पर है चादर बिछी हुई, तारिक पैर बचा। तो ये क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको याद कर सकते हैं। और यही आगे जो है वो इस्तेमाल होंगे, जो कि हमें fx यानी कि जो x वाला कंपोनेंट होता है किसी वेक्टर का, वो निकालने में काम देंगे, और जो y वाला कंपोनेंट है वो निकालने में काम देंगे। तो चलिए हम लोग अभी बढ़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की डेरिवेशन के ऊपर। और डेरिवेशन के बाद जो है हमारे पास फार्मूलाज आ जाएंगे कि जिसके ज़रिए से हम लोग किसी भी वेक्टर का जो एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ, कितना भी 30 हो, 40 हो, 45 हो, 60 हो, 90 पे जो है वो सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं कंपोनेंट आ जाता है वेक्टर का। 90 और 0 पे, 0 जो होता है एंगल वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाता है। मतलब कि अगर ये दो क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, अगर किसी वेक्टर का 0 डिग्री हो एंगल तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा और उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। मतलब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो एक्स एक्सिस के अंदर होगी, वाई के ऊपर जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि ये ओरिजिन होता है और यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 होती हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर कोई वेक्टर यूँ है बीच में, मतलब ये कि कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसकी कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस पे भी होगी और वाई एक्सिस पे भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है तो इसकी कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। लेकिन अगर कोई वेक्टर बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो उसके ऊपर उसमें जो वाई वाली वैल्यू होगी, वाई वाला जो कंपोनेंट होगा उस वेक्टर का, वो 0 होगा। इसी तरह अगर 90 डिग्री के एंगल पे होगा, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर कोई वेक्टर मौजूद है, तो उसका जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी हो रही है, लेकिन जब आप आगे फार्मूले जब निकाल देंगे, उनके अंदर वैल्यूज़ डाल के आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ इतना समझना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पे एक वेक्टर जो है वो कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो है वो बना रहा है। और हमने क्या करना है कि हमने इसका वाई वाला कंपोनेंट भी निकालना है, यानी कि ये वाला, ये वेक्टर है, और इसका वाई वाला कंपोनेंट भी निकालना है कि वाई एक्सिस पे इसकी कितनी वैल्यू है, और एक्स एक्सिस पे इसकी कितनी वैल्यू वो भी निकालनी है। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ, डेरिवेशन की तरफ, और डेरिवेशन के बाद जो है हम लोग ये चीज़ें सारी निकाल के लाएंगे। जी, तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ये एक कंसिडरेशन है
इसे पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ते हुए जो है एक फिगर बनाएंगे जो हमें मदद करेगी हमारी डेरिवेशन को जो है समझने में। सो कंसिडरेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सपोज दैट अ वेक्टर एफ इज शोन बाय द रिप्रेजेंटेशन लाइन ओ सी which makes an angle theta with the horizontal axis OX। बेसिकली जो कंसिडरेशन है इस डायग्राम को या इस फिगर को देखते हुए बनाई है। और कंसिडरेशन में हमें क्या बता रहे हैं कि आप सपोज करो एक वेक्टर F जिसको हमने शो किया है रिप्रेजेंटेशन लाइन ओ सी से जो कि एंगल बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो है ये सामने जो डायग्राम आई है इसमें जो ओ सी जो लेंथ है या जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ़ को, यानी कि वेक्टर एफ़ को जो कि एक फोर्स है। और ये जो वेक्टर एफ़ है ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ओ एक्स वाले डिस्टेंस के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ थीटा। अब ये थीटा जो है ये कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब कुछ ना कुछ एंगल जो है ये बना रहा है। और ये वाला जो वेक्टर ये एफ है। अच्छा, इसके बाद फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ सी ए परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। ये जो पॉइंट सी है ये ओ सी वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो सी पॉइंट है, इससे अगला स्टेप में हमने क्या करना है कि इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नीचे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और जहाँ पे जाके ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को हमने जो है ए का नाम दे दिया है। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ सी ए परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, द लाइन ओ ए रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ एक्स। अब यहाँ पे जो इस लाइन ने या फिर जो ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है इसने एक्स एक्सिस को जाके कट किया है, इसने एक्स एक्सिस को जाके कट किया है ए पॉइंट पे। तो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है ये एफ एक्स कहलाएगा, यानी कि ये जो वेक्टर हमारा एफ था उसका एक्स वाला कंपोनेंट, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जितना ये जो फोर्स है रिजोल्व हो रहा है, जो स्प्लिट हो रहा है, एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो ये एफ एक्स कहलाएगा। और जो वाई वाला कंपोनेंट है इसी तरह हम लोग सी से बी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जो ये ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस होगा ये वाई वाला कंपोनेंट कहलाएगा एफ का। और बी ओ और सी ए डिस्टेंस जो है अगर हम लोग देखें तो ये दोनों सेम है, तो सी ए डिस्टेंस जो है ये भी एफ वाई कहलाएगा। मतलब इसको भी ये इसका डिस्टेंस सी ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस दोनों सेम है। तो यानी कि आप बी ओ बोलो या ए सी बोलो एक ही बात है। तो ए सी हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जो हमें जो ये जो कंपोनेंट चाहिए ये ओ ए सी वाला चाहिए, तो हम ए सी को जो है एफ वाई बोलेंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है, बी ओ का भी और ओ सी का भी। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ए सी एफ एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली ए सी रिप्रेजेंट वर्टिकल कंपोनेंट डिनोटेड बाय एफ वाई। ए सी वाला जो हमारे पास कंपोनेंट था वो एफ वाई कंपोनेंट है, यानी कि फोर्स का ये फिर एफ वेक्टर का जो है वाई वाला कंपोनेंट है। thus the vector f is resolved into its rectangular components। ये जो f था हमारा ये रिजॉल्व हो गया इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, आर डिटरमिन बाय कंसिडरिंग द राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी। जो हमारा f वाला कंपोनेंट था वो रिजॉल्व हो गया अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बना रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पीछे जो है पढ़ा था। और वो ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ और सी, ए ओ और सी। जैसे कि सामने दिख भी रहा है कि ए ओ और सी जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ए पे जो है 90 डिग्री है तो इसलिए जो है हम लोग इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हैं। और यहीं पे हम जो वो हमने जो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो इसके ऊपर अप्लाई करके एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे, और साथ ही जो ये थीटा है इसको भी किस तरह से निकालते हैं वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में सबसे पहला जो हमारा फार्मूला जिसका बनाएंगे हम लोग वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस वाला कौन सा कंपोनेंट है, एफ एक्स। तो एफ एक्स अगर हमें निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने जो कोस थीटा जो पढ़ा था
पीछे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और cos थीटा किसके बराबर था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। cos थीटा की जो वैल्यू थी वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज थी। अगर रिमाइंड करें हम लोग तो जो हमने याद करने के लिए इसको एक सेंटेंस से बनाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर cos थीटा, ब्राउन में जो बी है वो बेस के लिए और नीचे हेयर जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए था। तो cos थीटा जो है वो cos थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। और यहाँ पे डायग्राम को देखें अगर, तो यहाँ पे बेस कौन सी है? अगर एंगल हम लोग O वाला कंसिडर कर रहे हैं, ये थीटा जो है O वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके जो अपोजिट वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, और Fx वाली जो साइड होगी ये बेस बन जाएगी, और जो F होगा ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो अगर हम इसके ऊपर वैल्यूज़ डालें, यानी कि जो बेस है उसके अंदर डायग्राम के अंदर वो OA है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो OC है। तो हमने OA और OC जो है इसके अंदर डाल दिया बेस और हाइपोटेन्यूज की जगह। अब यहाँ पे देखें तो OA जो है हमारे पास वो Fx वाला कंपोनेंट है, और OC जो है वो F वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पे Fx और F जो है हमने यहाँ पे डाल दिए। अब हमें जो चाहिए वो Fx वाला कंपोनेंट चाहिए। तो ये जो F है ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके जब cos थीटा के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास Fx का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? Fx इज इक्वल्स टू F इंटू cos थीटा। तो ये जो फार्मूला आया हमारे पास ये Fx को निकालने का फार्मूला है। यानी कि अगर आपको किसी वेक्टर का जो एंगल बना रहा हो x एक्सिस के साथ उसका x वाला कंपोनेंट निकालना हो, तो सिंपली आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? Fx इज इक्वल्स टू F इंटू कोस थीटा। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लोग साइन थीटा अप्लाई करेंगे, और साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। और यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो AC बन रहा है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो OC है। तो परपेंडिकुलर की जगह AC डाल दिया और हाइपोटेन्यूज की जगह जो है वो OC डाल दिया। अब हमारे पास जो AC है चूँकि इसका डिस्टेंस जो है वो बराबर है OB के, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये Fy वाला कंपोनेंट है। Fy वाला कंपोनेंट AC है, तो हमने AC की जगह पे जो है Fy लिख दिया, और OC जो है वो F के इक्वल है, तो हमने OC की जगह जो है वो F लिख दिया। अब हमें जो चाहिए वो Fy वाला कंपोनेंट चाहिए, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, चूँकि हम लोग ये वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लें। तो F जो है वो इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके साइन थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Fy का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा F इंटू साइन थीटा। मतलब ये कि अगर आपको वेक्टर दिया हो और आपको बोला जाए कि वेक्टर जो है एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ कुछ भी, और आपको बोला जाए कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, या वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर जो ये रिजॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप किस तरह से निकालोगे? ये वाला फार्मूला लगा के F इज इक्वल्स टू F इंटू साइन थीटा। अच्छा, ये तो हो गए इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर या फिर आगे कहीं लाइफ में आपको ऐसा मौका आ जाए कि Fy और Fx वाला कंपोनेंट आपको पता हो, लेकिन आपको थीटा ना पता हो कि थीटा ये कितना बना रहा है या एंगल कितना बना रहा है F वाला कंपोनेंट या F वाला वेक्टर, तो थीटा बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है। शायद हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एक और तरीका जो होता है डायरेक्शन को बताने का वेक्टर्स की, वो एंगल बता देना होता है, कि मतलब एंगल बता दो तो उस वेक्टर की जो है डायरेक्शन पता लग जाती है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो टेंजेंट थीटा जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे, और टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर जो हमारे पास था OA था, और बेस जो था वो AC था। तो OA की जगह पे Fx आ गया और AC की जगह पे Fy आ गया। अब हमें जो है थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए जो ये टेंजेंट है ये जब इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करता है तो ये वहाँ जाके इन्वर्स हो जाता है। ये मैथमेटिक्स के जो यहाँ पे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। थीटा का क्या फार्मूला बन गया फाइनली, कि थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स Fx अपॉन Fy। मतलब ये कि अगर आपको Fx की वैल्यू दी हुई हो और Fy की वैल्यू दी हुई हो, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो हमारा वेक्टर होगा जो F है
ये कितना क्या बोलते हैं एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये इसका एंगल कितना है। तो आप यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ वाई की वैल्यू डालो, और टेंजेंट इनवर्स जो है कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आप जो है वो एंगल निकाल सकते हो उसका। तो ये एंगल निकालने के लिए फार्मूला एक डायरेक्शन भी इसको बोल सकते हैं कि डायरेक्शन अगर निकालने को बोला जाए आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आप ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करोगे। इसी तरह अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई दे दिए जाएँ और बोला जाए कि आप वैल्यू फाइंड करो या मैग्नीट्यूड फाइंड करो एफ़ का, यानी कि जैसे ये डायग्राम के अंदर अगर आपको एफ एक्स वाली वैल्यू दी हुई है और एफ वाई वाली वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा जाए कि बताओ एफ़ की वैल्यू कितनी होगी या एफ़ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो एफ़ का या एफ़ की वैल्यू निकालने के लिए हम एक और यहाँ पे थ्योरम यूज़ करेंगे जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर शायद बचपन में आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस के अंदर। अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर लगता है, और ये हमें ये बताता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर की और प्लस बेस के स्क्वायर के। राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर लगता है ये, और ये हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास फिगर थी उसके अंदर जो था एफ़ था, तो एफ़ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो था वो एफ एक्स था, तो एफ एक्स का स्क्वायर, और बेस जो था वो एफ वाई था, तो एफ वाई का स्क्वायर, बीच में प्लस जो है वो एज इट इज़। तो अभी हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ एफ़ की चाहिए, एफ स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो हम दोनों तरफ जो है वो रूट ले लेंगे, और रूट लेने के बाद जो ये वाला एफ़ के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देगा, और जो राइट हैंड साइड पे एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर है उसके ऊपर जो है वो रूट एज इट इज़ रहेगा। तो एफ़ का जो फार्मूला बना, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो एफ़ होता है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से निकालेंगे कि एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। और ये जो हमने अभी ये वाला एफ़ निकालने वाला फार्मूला निकाला है इसको कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर भी कहा जाता है। जैसे पीछे डायरेक्शन तक जो है हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को समझा था कि एक वेक्टर था एफ़ और उसको हमने रिजॉल्व किया उसके एक्स वाले कंपोनेंट में, वाई वाले कंपोनेंट में और डायरेक्शन में। मतलब ये कि अगर एफ़ दिया जाए आपको तो आप एक्स वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वाई वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और जो है एफ़ और वाई अगर दिया हो तो आप उसकी डायरेक्शन भी जो है वो बता सकते हैं। अब यहाँ से ये वाला जो था ये कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर है, मतलब ये कि आपको अगर कंपोनेंट दे दिए जाएँ उसके, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू दे दी जाए और एफ वाई की वैल्यू दे दी जाए, और आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप उन दोनों कंपोनेंट्स को जो रिजॉल्व होने के बाद जो कंपोनेंट्स बनते हैं उन वेक्टर्स को कंबाइन करके एक क्या बोलते हैं कंबाइन करके जो ओरिजिनल या फिर रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी जो है बता सकते हो इस तरह से, इस फॉर्मूले से, जो कि एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ये दोनों। तो ये था हमारा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, और साथ ही साथ आखिर में हमने कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर भी पढ़ लिया। अब ये जो हमने सारे फार्मूले निकाले हैं ना, ये बेसिकली डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो वो इस्तेमाल होते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी और आपको जो है ये फार्मूले लगा के बस आंसर निकालने होंगे। जी, तो ये थी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की डेरिवेशन, जिसके बाद हमने सीखा, हमें काफ़ी सारे फार्मूले जो हैं वो निकाले एक्स एक्सिस या एक्स वाला कंपोनेंट निकालने के लिए वेक्टर का, वाई वाला कंपोनेंट निकालने के लिए, और अगर वाई और एक्स दोनों दिए हुए हों तो जो हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट है या ओरिजिनल वेक्टर है वो किस तरह से निकालेंगे वो भी देखा, और डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे वो भी देखी। तो आज जो है वो हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 था ये इख्तिताम पे पहुंचा, ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर से जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।